के सामने वॉइस का चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यदि जाते हैं तो एक क्वेश्चन पुट अप जरूर करता है वॉइस से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वॉइस। किसी भी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन इससे आता रहता है। तो चलते हैं समझते हैं, आज बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं, इसमें एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस के डिफिनेशन को समझते हैं, एक्टिव वॉइस के डिफिनेशन को समझते हैं और पैसिव वॉइस के डिफिनेशन को समझते हैं कि क्या होता है ये सब वॉइस। तो समझते हैं, चलते हैं वॉइस। तो वॉइस का जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है, वॉच। वॉइस का हिंदी अर्थ क्या होता है बाबू, वॉच होता है। वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम दो वाक्य दिए हैं। वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम दो वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य बोल रहा है कि राम टोल्ड अस ए स्टोरी, राम ने हम लोगों को क्या किया, एक कहानी सुनाया। और सेकंड वाक्य है कि सीता वाज सेलेक्टेड इन दिस टीम, सीता को सेलेक्ट कर लिया गया है इस टीम में, मतलब सीता को सेलेक्ट कर लिया गया है टीम में, मतलब कि सीता को टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो राम टोल्ड अस ए स्टोरी, जो इसमें जो राम है करता है, इसमें भी क्या है, सीता करता है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, राम है, और इस बी वाक्य का कर्ता कौन है, राम है। तो इसको समझते हैं। जब यहाँ पर वॉइस के डिफिनेशन को समझने के लिए हम दो एग्जांपल को लिए हैं, तो बोल रहा है कि वॉइस किसे कहते हैं, तो वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड, क्या हो जाता है, वॉइस। मतलब कि यहाँ पर अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि राम टोल्ड अस ए स्टोरी, राम ने हम लोगों को एक स्टोरी सुनाया। तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट ही इस वर्ब को क्या कर रहा है, करने का काम कर रहा है। मतलब जब सब्जेक्ट किसी क्रिया को करने का काम करता है तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब इसमें क्या क्या है, सब सीता है सेलेक्टेड इन द टीम, सीता को सेलेक्ट कर लिया गया है इस टीम में, मतलब किसी के द्वारा सेलेक्ट किया गया है सीता को। मतलब सेलेक्ट करने वाला यहाँ पर मालूम नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले की पता नहीं है, मतलब सीता को किसी ने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर सीता इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बल्कि इस सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस का ये क्या है, सीता सब्जेक्ट है। लेकिन इस वाले वाक्य में ये पूरे सेंटेंस का तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन इस वर्ब को करने वाला एक कौन है, यहाँ पर राम है। इस वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या है, राम है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट ही उस वर्ब को कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और जब किसी वर्ब को सब्जेक्ट नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। अच्छे समझ में आ गया। जब किसी वाक्य में करता है उस एक्शन को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और जब किसी वाक्य में करता उस एक्शन को नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता का दो मीनिंग होता है बाबू, एक होता है कर्ता, सब्जेक्ट का दो मीनिंग होता है, एक होता है कर्ता और एक होता है उद्देश्य। कर्ता किसे कहते हैं, तो क्रिया को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता होता है। जो हम लोग का क्रिया होता है उसको करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। और उद्देश्य एक होता है, सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, उद्देश्य। मतलब कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया है, मतलब किसी सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ कहना ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और उद्देश्य को याद करके बताया गया है कि जिसके बारे में वाक्य में बोला गया, मतलब किसी वाक्य में किसी के बारे में बोला गया उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। इतना चीज बेसिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब समझते हैं कि वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है। वॉइस का डिफिनेशन बता रहा है कि वॉइस इज व्हाट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच जी, द सब्जेक्ट द एंड द वर्ब। मतलब कि वॉइस इज व्हाट, वॉच वह है जो कर्ता और क्रिया के बीच के संबंध को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। किसके माध्यम से, तो एक एक्शन के माध्यम से, एक कार्य के माध्यम से कर्ता और क्रिया के बीच के संबंध को बताता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। अब हमारे वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस।
तो समझते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन के बारे में अच्छे समझते हैं। बोल रहा है एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तवाची। बोल रहा है इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन, मतलब कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही उस एक्शन को क्या करता है, डूइंग मतलब करता है। जब सब्जेक्ट ही उस कार्य को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बच्चों कि अरिजीत सिंह है संग दिस सॉन्ग, मतलब अरिजीत सिंह इस गाने को गा चुके हैं, मतलब अरिजीत सिंह इस गाने को गा चुके हैं। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इस गाना गाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर अरिजीत सिंह खुद ही कर रहे हैं। मतलब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट तो है ही, इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, अरिजीत सिंह है, और इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट कौन है, अरिजीत सिंह है। तो जब किसी बात में वर्ब का सब्जेक्ट ही खुद उस एक्शन को डूइंग करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन बताया है। पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। इसका जो डिफिनेशन बताया है कि इन पैसिव वॉइस कर्मवाच्य में द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन, जो सब्जेक्ट होता है किसी एक्शन को, किसी कार्य को क्या करता है, रिसीव करने का वर्क करता है। मतलब कि इसको पैसिव में एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय अरिजीत सिंह, मतलब यह गाना अरिजीत सिंह के द्वारा गाया जा चुका है। ये बातें बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बेसिक से समझ में आया होगा। यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं आज फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या रूल और नियम प्रयोग किया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो कि एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव टेंस हैं सबका एक ही स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा एक्टिव से पैसिव खत्म कर दिया जाएगा। तो चलते हैं उसको अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है, नियम कौन सा टेंस रहेगा तो किसमें चेंजमेंट होगा, इसको आज हम लोग अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। यदि हमारा एक्टिव वॉइस ये है और इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। यदि हमारा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, आई का मतलब इंडेफिनिट, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आता है मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है, या तो गिवन में ऐसे ही सकता है। डू या डज कब लगता है, जब सेंटेंस नेगेटिव या क्वेश्चन नेगेटिव आता है तब। यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो गिवन में ऐसे या ऐसे हम लोग लगाते हैं। तो जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आएगा एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एचवी में चेंज कर देंगे। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एचवी क्या होता है, इज एम आर में चेंज कर देंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब इज एम आर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये बात सबको पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय ज्यादा मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसके बाद क्या लग जाएगा, हमारा V3 लग जाएगा। मतलब सब में हमारा V3 का यूज होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बात करते हैं यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य आता है मतलब उसका एक्टिव वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, तो इज एम आर में ही रहेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे बाबू, बीइंग जोड़ देंगे। मतलब कि एक ट्रिक बना रहे हैं हम लोग, ट्रिक हमारा माध्यम है TRIC के। ट्रिक से अच्छे से समझ में आएगा कि जिस टेंस के लास्ट में सीटी है, जिस टेंस के लास्ट में सीटी है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिस टेंस के लास्ट में सीटी है यदि उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब हम लोग बी जोड़ देते हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज होता है। मतलब कि कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने से हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होता है, इज एम आर, तो इज एम आर में से हम क्या जोड़ देंगे, बी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। अच्छे से बात समझ में आ रहा है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एचवी होता है हैज और हैड होता है। तो अगला टेक्निक है कि जिस टेंस के लास्ट में यदि पीटी रहता है तो उस टेंस के एचवी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं बाबू, तो बीइंग जोड़ देते हैं। उसी टेंस के एचवी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एचवी क्या है हमारे पास है, हैज है और हैव है। तो हैज और हैव में क्या जोड़ देंगे हम लोग, बीइंग जोड़ देंगे।
हमारे पास दो टेक्निक है, क्या है कि यदि आईटी वाला सेंटेंस रहता है, मतलब जितना भी इंडेफिनिट है जस्ट वो अपने नीचे वाले में चेंज हो जाता है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य रहेगा तो उसमें ई के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यदि प्रेजेंट जितने भी कंटीन्यूअस है तो उसका ही हेल्पिंग वर्ब है, उसका हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, बीइंग जोड़ दे रहे हैं। यदि जिस टेंस के लास्ट में पीटी है मतलब परफेक्ट टेंस है, उसके एचबी में हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, बी, मतलब सीटी के लिए हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग, और पीटी के लिए क्या जोड़ेंगे, हम लोग बीइंग जोड़ेंगे। ये बात बहुत ही अच्छे से आसानी पूर्वक समझ में आ रही है। अगले टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आईटी है लास्ट में, तो आईटी को किसमें बदलेंगे, सबसे जस्ट उसके नीचे पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट नीचे क्या आता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट किसमें चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, डीड होता है जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तब, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव में चेंज कर देंगे, मतलब कि बाद वर्ब में हम लोग चेंज कर देंगे। बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, लास्ट में क्या आ गया, सीटी आ गया है, तो कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव क्या होता है, वाज वेयर, और वाज वर्ब में हम लोग क्या जोड़ देंगे बाबू, कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज जिसका जो भी एचबी रहता है उसी एचबी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। बात करते हैं अगले टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, लास्ट में क्या आ रहा है, पीटी आ रहा है, तो पीटी के लिए क्या लगा दिए हैं, बी, मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय बी लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या होता है बाबू, तो हैड होता है, तो हैड में पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, हैड में हम लोग क्या कर देंगे, बी जोड़ देंगे। बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। बात करते हैं अगले टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्चुअली होता है विल और शैल, मतलब इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे हम लोग बाबू, जस्ट उसके नीचे क्या आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, मतलब कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक्चुअली क्या होता है, विल भी होता है और शैल भी होता है, मतलब कि विल और शैल को किसमें चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय विल भी और शैल भी में चेंज करेंगे और उसके साथ भी का यूज करेंगे। अच्छे से बात समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की यदि बात करते हैं तो हम लोग इसका पैसिव नहीं बनाते, क्या करते हैं, हम लोग इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनाते, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाते हैं। क्या होता है, विल होता है, विल है, और हमारा होता है शैल हैव का यूज किया जाता है, विल है और शैल है। तो जब हम इधर आते हैं तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, तो विल हैव प्लस शैल हैव, उसी में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, पीटी आ रहा है, तो पीटी के लिए क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यदि आएगा विल है और शैल है तो उसको पैसिव वॉइस में किसमें चेंज कर देंगे, विल है बीन और शैल है बीन में चेंज कर देंगे, मतलब बीन ये दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है। ये हमारा आप लोगों को टेक्निक अच्छे से समझ में आया कि नहीं, टेक्निक मैंने आप लोगों को यही बताया है बाबू कि जितना भी इंडेफिनिट है वो किसमें बदल रहा है, जितना भी आईटी वाला वाक्य जस्ट अपने नीचे सिटी में बदल जा रहा है, और जो भी सिटी वाला वाक्य है मतलब कंटीन्यूअस टेंस वाला जो भी वाक्य है उसी के सेम उसी के एचबी में हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, बी का प्रयोग कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। यदि सेंटेंस हमारा परफेक्ट वाला रहेगा, मतलब जिस टेंस में लास्ट में पीटी रहेगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे बाबू, जिस टेंस में लास्ट में पीटी रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसी के एचडी में हम लोग क्या, उसी के एचडी में हम लोग क्या जोड़ देंगे, बी का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अभी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये नियम हम लेकर पेश किए हैं आप लोगों के सामने कि स्ट्रक्चर फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस।
मतलब सभी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य को लगाने का नियम है। एक ही स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे टेंस का हम लोग क्या कर देंगे, एक्टिव से पैसिव हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो हमारा एक्टिव वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देखिए एक्टिव वर्ब का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद एफ ए एच बी का मतलब मैं बता देता हूँ कि एफ का मतलब फर्स्ट, ए का मतलब एक्टिव और एच का मतलब हेल्पिंग और बी का मतलब वर्ब। फर्स्ट एक्टिव हेल्पिंग वर्ब। यदि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद बोला है आरएचबी। आरएचबी का मतलब होता है रिमेन हेल्पिंग वर्ब या रेस्ट हेल्पिंग वर्ब। रिमेन मतलब जो शेष बच गया उसको हम उसकी बात कर रहे हैं, शेष सहायक क्रिया। आगे बात बोला है एमडी। एमडी का मतलब मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। अच्छे समझ लीजिए एफ ए एच बी का मतलब होता है कि फर्स्ट एक्टिव हेल्पिंग वर्ब और आरएचबी का मतलब होता है रिमेन हेल्पिंग वर्ब, जो बचा हुआ सहायक क्रिया उसको। जैसे बात करते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे समझेंगे और इसको कैसे समझेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वाज और वर होता है एचबी। और इसको जब ये हमारा एक्टिव का एचबी होता है, एक्टिव पास्ट का एक्टिव होता है, यदि पैसिव पास्ट में चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करते हैं, वाज बीइंग और वर बीइंग में चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो जो पहला वाला है उसको हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट, अब इसमें पैसिव में चला गया तो क्या बोलेंगे, पैसिव हेल्पिंग वर्ब। और जो ये बच गया है इसको क्या बोलेंगे बाबू, आरएचबी, रेस्ट हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो शेष बचा हुआ भाग है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि रेस्ट हेल्पिंग वर्ब, जो शेष सहायक क्रिया है। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रथम एक्टिव वर्ब की सहायक क्रिया, ठीक है। आरएचबी का मतलब शेष सहायक क्रिया और इसका मतलब अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फर्स्ट ए एचबी रहेगा, उसके बाद नॉट सेंटेंस रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो उसको आगे बढ़ जाएंगे। आरएचबी का मतलब शेष सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस के अनुसार मेन वर्ब का फॉर्म में बदलाव होता जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड। पैसिव बनाने समय क्या बोलते हैं, पैसिव वर्ब कैसे बनेगा, जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ पर डालकर क्या बना देंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना देंगे। और इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को पैसिव हेल्पिंग वर्ब करना है। जो एक्टिव रहेगा उसको एक्टिव में पैसिव में चेंज करेंगे तो फर्स्ट पी एच बी का मतलब फर्स्ट पैसिव हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सेंटेंस में यदि नॉट रहता है तो नॉट को लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। यदि सेंटेंस को बदलते समय आरएचबी आएगा तो आरएचबी का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब का जो भी टेंस के अनुसार प्रयोग किया गया रहेगा एक्टिव वर्ब में, तो पैसिव वर्ब बनाते समय जो भी मेन वर्ब का रूप रहेगा उसको एमडी थर्ड में हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम लोग को बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बाय प्रीपोजिशन का यूज करने के बाद हम लोग जो सेंटेंस का एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट दिया गया है, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, किसमें चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। और जो अदर वर्ड बच गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। ये बात बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, जो बच्चे होते हैं मिठाइयाँ खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, मिठाइयाँ पसंद करते हैं। जो बच्चे होते हैं मिठाइयाँ पसंद करते हैं, ये हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लाइक का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हम बताए थे अभी जितने भी इंडेफिनिट होते हैं उनका पैसिव बनाते समय जस्ट वो अपने नीचे वाले टेंस में बदल जाता है। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एचबी क्या होता है भाई, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एचबी होता है इज एम आर। उसी के साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज कर देंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग स्वीट्स को इधर लेकर आएंगे। स्वीट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा भाई, तो हमारा आर लग जाएगा। स्वीट्स आर, अब इसको क्या करेंगे, जो भी वर्ब का रूप रहेगा उसको किस में चेंज कर देंगे, V3 में चेंज कर देंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लाइक हो जाता है, क्या होता है लाइक। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चिल्ड्रन इधर आ जाएगा CHILDREN, मतलब कि स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, मतलब कि मिठाइयां बच्चों के द्वारा किया जाता है, पसंद किया जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि राम डज नॉट हेल्प मी। यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया। डज नॉट किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का ये हेल्पिंग वर्ब होता है, डज नॉट और डू नॉट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको किसमें चेंज करेंगे भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे सर। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हमारा एचपी है, हमारा नॉट है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब का रूप है। मेन वर्ब का रूप है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा, जस्ट अपने नीचे वाले में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब कि इज एम आर में चेंज हो जाएगा। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से क्या लगता है, तो एम का प्रयोग करते हैं। आई एम सेंटेंस में क्या है, नॉट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। और जो भी मेन वर्ब का रूप है उसको किस में चेंज कर देंगे, एम बी थर्ड में चेंज कर देंगे। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प में हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो राम किसी का नाम, तो जस्ट वो राम इधर आ जाएगा। मतलब कि आई एम नॉट हेल्प बाय राम, मतलब मेरे द्वारा राम की सहायता नहीं की जाती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि ही इज राइटिंग लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ये हमारा वाक्य इज देखने को मिला, इज के बाद मेन वर्ब में आएंगे, इज के बाद मेन वर्ब में आया जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि प्रेजेंट कंट जितने भी कंटीन्यूअस टेंस आता है उसका पैसिव बनाते समय उसके ही एचपी में हम लोग क्या लगा देते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ही के अनुसार इज आया बच्चों, यदि इधर भाग से यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके अनुसार भी इज लेगा। लेकिन यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में प्लूरल आया तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही के अनुसार इज का प्रयोग किया गया है। तो इधर वाले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, और ए लेटर के अनुसार भी इज ही लगेगा। तो ए लेटर इज, और उसके बाद क्या लगा देंगे, कंटीन्यूअस टेंस है तो ए लेटर इज को हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे। और जो भी मेन वर्ब का रूप है उसको किसमें चेंज कर देंगे, थर्ड रूप में, मतलब क्या हो जाएगा, रिटेन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटेन बाय, इधर का सब्जेक्ट क्या है भाई, तो ही है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, ही। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि सीता हैज रिटेन दिस लेटर। यहाँ पर हैज और हैव के साथ यदि V3 आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कैसा वाक्य भाई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट सर अभी बता रहे थे कि जिस टेंस के लास्ट में पीटी लग जाएगा तो उसी के एचपी पे हम लोग क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो इसको यदि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये एचपी है, ये क्या है, वर्ब है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, क्या हो जाएगा, दिस लेटर। दिस लेटर का मतलब ये सिंगुलर है। दिस लेटर क्या है, सिंगुलर है। या दिस लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और परफेक्ट टेंस है तो इसमें पैसिव बनाने से क्या बताया था, बीन बताए थे। तो दिस लेटर हैज बीन। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब का जो भी ऑलरेडी एक थर्ड फॉर्म है, रिटेन क्या है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इसी का यूज कर देंगे, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटेन बाय। क्या कर देंगे, ये सब्जेक्ट क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, सीधा इधर चली जाएगी। क्या हो जाएगा, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय सीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ही स्टोल माय बुक, उसने मेरी किताब क्या कर ली, चुरा ली। यहाँ पर स्टोल जो रूप आया है मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म आया है। स्टील, स्टोल और स्टोलन होता है भाई। तो यहाँ पर जो स्टोल आया है वो मेन वर्ब के सेकंड रूप में आया है, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है।
मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगता है? तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है भाई? तो पास्ट इंडेफिनिट जस्ट अपने नीचे वाले बदलता है, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एचवी क्या होता है? तो वाज और वर होता है। तो यहाँ पर माय बुक ऑब्जेक्ट है, तो माय बुक इधर आ जाएगा, माय बुक हमारे क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पर माय बुक्स रहता तो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर माय बुक पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन देखते हैं उस नाउन के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो माय बुक हमारा कैसा सिंगुलर है, तो इसके अनुसार क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। और इसको स्टोल का वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। उसके बाद बाय लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। मैं आशा चाहता हूं कि ये चीज जितने भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अच्छे से ले सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फिर बता रहा है कि नोबॉडी विल कैच यू, मतलब कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। यहाँ पर नोबॉडी क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव अर्थ दे रहा है। तो ये समझना है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में नो वन, नोबॉडी, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, पीपल, पुलिस ये सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रयोग होते हैं तो उनको पैसिव वॉइस बनाते समय डिलीट कर दिया जाता है। इतना बात क्लियर हो गया कि समवन, नो वन, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, पीपल, पुलिस, ये जितने भी वर्ड है इनको पैसिव वॉइस बनाते समय डिलीट कर दिया जाता है। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि उसमें से दो जो होते हैं, नोबॉडी और नो वन। नोबॉडी और नो वन क्या देते हैं? नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट का प्रयोग किया जाता है, और समवन हमारा पॉजिटिव मीनिंग देता है, इसके लिए नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो पॉइंट याद करना है कि नोबॉडी और नो वन क्या होता है? सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि नो बॉडी विल कैच यू। तो ये हमारा विल और शैल किसका एच में होता है भाई? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एच में होता है विल और शैल। तो विल हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एच में क्या होता है? विल भी और शैल भी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है? यू होता है, और यू के अनुसार क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो वी के यू के साथ क्या लग जाएगा? विल, और उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एचवी क्या होता है? विल बी। यू विल, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट एचवी के बाद क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। तो ये मत कर दीजिए कि यू विल बी नॉट, ऐसे नहीं। यू विल और फर्स्ट एचवी के बाद सेंटेंस में क्या लगेगा? नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस मीनिंग का दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग का दे रहा है। तो यहाँ पर यू विल नॉट, उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे और इसको थर्ड फॉर्म CATCHED कैच का प्रयोग करेंगे। यू विल नॉट बी कैच, और नोबॉडी को क्या कर देंगे? हम लोग डिलीट कर देंगे, बाय भी नहीं यूज करेंगे। बात करते हैं सेकंड की। समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो यहाँ पर समवन को भी पैसिव बनाते समय क्या किया जाएगा? डिलीट कर देगा। हैज और हैव किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज और हैव के साथ क्या लगता है? हमेशा भी3 का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने समय क्या करते हैं? तो लास्ट में पीटी आ तो क्या लगा देते हैं? इसी के एचपी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव में क्या लगा देते हैं? बीन लगा देते हैं। पीटी वाले वाक्य में क्या लगा देते हैं हम लोग? बीन लगा देते हैं। तो इधर वाले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। माय वॉच इधर आ जाएगा, माय वॉच क्या हो जाएगा? माय वॉच एक वचन है, माय वॉचेज रहता तब क्या होगा? बहुवचन। माय वॉच एक वचन तो क्या हो जाएगा? है, और इसमें क्या हम लोग जोड़ देंगे? बी, और ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में स्टोलन, STOLEN। तो इसका पैसिव इतना प्रयोग करेगा, माय वॉच हैज बीन स्टोलन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर वाज और के साथ क्या लगा है? वाज के साथ क्या लगा? एवरीवन का है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य और पास्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव वाला ये वाक्य है, तो इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? बीइंग लग जाता है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इधर आएगा ए लेटर,
क्या हो जाएगा, ए लेटर के अनुसार वाज हो जाएगा, सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद आरएचबी क्या होता है बाबू, तो वाज बीइंग में चेंज होगा और वर बीइंग में। तो यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट था तो वाज हो गया, फिर नॉट, उसके बाद जो बचा वो क्या बचा है, बीइंग, बी ई आई एन बीइंग, और इसको क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई या रिटेन। उसके बाद हम लोग बाई लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यदि ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि सब्जेक्ट ग्रुप में क्या रहेगा तो ऑब्जेक्ट में कैसे चेंजमेंट किया जाएगा, अभी मैं लिखवा रहा हूं। चलिए एक बार अच्छे से देखिए नोट पॉइंट। इधर हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में हमारा ही आ जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में सी आ जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में आई आता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में यू आता है तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, यू हो जाता है। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में वी आ गया, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में दे आ गया, टी एच ई वाई, तो दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। इतना बात अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नोट नंबर 1 को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट में क्या चीज रहेगा तो ऑब्जेक्ट उसका क्या बनेगा। इधर सब्जेक्ट में ये चीज रहेगा तो ऑब्जेक्ट में इधर चीज ये चीज रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट में ये चीज रहेगा तो उसको सब्जेक्ट बनाते समय ये चीज लिखेंगे। अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।